Hello everyone, welcome to Think Legal with Amandeep. So we were dealing with the chapter that relates to jurisdiction in relation to inquiries or trial. सेक्शन 199 तक हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था. इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 200 के साथ. But before doing that, if you haven't subscribed to my channel before, then kindly subscribe to it so that you do not miss any notification. अब हम देखते हैं सेक्शन 200. सेक्शन 200 talks about place of trial where act is an offense by reason of relation to other offense. तो when an act is an offense by reason of its relation to any other act which is also an offense. तो एक एक्ट है वो ऑफेंस तब बन रहा है जब हम उसको किसी दूसरे एक्ट के साथ देखते हैं, और वो जो दूसरा एक्ट है दैट इज ऑलरेडी एन ऑफेंस. ठीक है, तो जो पहला एक्ट है वो ऑफेंस तब बनेगा जब दूसरे एक्ट के रिलेशन में हम उसको देखेंगे, या फिर और विच वुड बी एन ऑफेंस इफ द डूअर वर केपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस. या फिर फर्स्ट मेंशन्ड ऑफेंस एक्ट तब बनता जब उसको किसी केपेबल पर्सन ने कमिट किया होता. केपेबल पर्सन कैसे? जैसे कि जो चाइल्ड है जिसकी एज 7 ईयर्स से कम है वो डोली इनकेपेक्स है, मतलब लॉ की नज़रों में वो पर्सन केपेबल नहीं है कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, उसके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है. तो अगर किसी बच्चे ने ऑफेंस किया बट अगर वो ऑफेंस किसी अडल्ट पर्सन ने किया होता विद सफिशिएंट मैच्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग तो वो ऑफेंस बनता. तो उस एक्ट को अगर हम दूसरी एक्ट के रिलेशन में देखेंगे जो कि ऑलरेडी ऑफेंस है, तब जो कोर्ट है उसकी कॉग्निजेंस ले सकती है जहाँ पर कि फर्स्ट मेंशन्ड ऑफेंस हुआ हो या फिर जहाँ सेकंड मेंशन्ड ऑफेंस हुआ हो. इसको देख भी लेते हैं. द फर्स्ट मेंशन्ड ऑफेंस, ठीक है, तो जो पहला एक्ट है जो कि ऑफेंस तब बनेगा जब वो किसी अदर एक्ट के साथ उसके रिलेशन में हम उसको देखेंगे. फर्स्ट मेंशन्ड ऑफेंस में बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अ कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन आइदर एक्ट वाज डन. ठीक है, तो जहाँ पर फर्स्ट एक्ट हुआ हम वहाँ की कोर्ट को भी जुरिस्डिक्शन दे रहे हैं, और जहाँ पर सेकेंड एक्ट हुआ वहाँ की कोर्ट को भी जुरिस्डिक्शन दे रहे हैं. नेक्स्ट है सेक्शन 201, प्लेस ऑफ ट्रायल इन केस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस. तो यहाँ पर विद इन डिफरेंट सबसेक्शंस अलग अलग जो ऑफेंसेस हैं उनके बारे में प्लेस ऑफ जुरिस्डिक्शन बताई गई है. तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस पर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं. सबसेक्शन 1, एनी ऑफेंस ऑफ डेकोइटी और डेकोइटी विद मर्डर और बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डेकोइट्स और ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम कस्टडी. तो अभी इन्होंने पहले बता दिया हमें ऑफेंसेस, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें 2 हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं. एक हाइलाइटर के साथ जो ऑफेंसेस हैं उनको नोट कर लीजिए, और दूसरे हाइलाइटर के साथ जिस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन दी गई है वो कोर्ट नोट कर लीजिए, ताकि जब आप इसकी सेकंड रिवीजन लोगे तो आपके लिए इसको पढ़ना इजी हो जाएगा. तो सबसेक्शन 1 में हमें कौन सी ऑफेंसेस की जुरिस्डिक्शन बताई गई है, दैट इज़ फर्स्ट डेकोइटी या डेकोइटी विद मर्डर, दूसरा ऑफेंस. थर्ड, बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डेकोइट्स. फोर्थ, एस्केपिंग फ्रॉम कस्टडी. तो 4 ऑफेंसेस हो गए. अब इन चारों ऑफेंसेस के केस में किस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगी? मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अ कोर्ट. कौन सी कोर्ट? विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन द ऑफेंस वाज कमिटेड और द अक्यूज्ड पर्सन इज फाउंड. तो 2 कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन है. पहला, जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में जो ऑफेंस है वो कमिट हुआ, ठीक है. दूसरा, जहाँ पर पर्सन पकड़ा गया जो कि अक्यूज्ड है, तो ये हो सकता है कि जहाँ पर ऑफेंस कमिट हुआ वो है पंजाब में, ठीक है. तो जिस एरिया में ऑफेंस कमिट हुआ वहाँ के मैजिस्ट्रेट उसको ट्राई कर सकते हैं. बट वो इंसान पकड़ा गया गुजरात में, तो जहाँ पर पकड़ा गया उस प्लेस के जो मैजिस्ट्रेट हैं वो वहाँ पर भी ट्राई हो सकता है. तो ये दोनों आपको याद रखने हैं कि कौन से 2 प्लेसेस हैं जहाँ पर ये ऑफेंसेस ट्राई हो सकते हैं, ठीक है. सबसेक्शन 2, एनी ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग. तो फर्स्ट ऑफेंस हो गया यहाँ पर किडनैपिंग. दूसरा, एब्डक्शन ऑफ अ पर्सन, ठीक है. तो इस सबसेक्शन में 2 ऑफेंसेस बताए गए हैं, पहला किडनैपिंग, दूसरा एब्डक्शन. तो अगर किडनैपिंग हुई है और एब्डक्शन हुई है तो फिर किस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगी? मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अ कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन द पर्सन वाज किडनैप्ड और एब्डक्टेड. तो पहली वो हो गई कि जिसकी जुरिस्डिक्शन में पर्सन किडनैप हुआ या एब्डक्ट हुआ, तो पहले तो वो कोर्ट ट्राई कर सकती है. फिर और वॉज कन्वेड, जहाँ पर उस पर्सन को किडनैप और एब्डक्ट करके लेके जाया गया, तो जहाँ पर उसको लेके गए वहाँ की जो कोर्ट है वो भी ट्राई कर सकती है. तो ये हो गई सेकंड प्लेस ऑफ ट्रायल. थर्ड,
कंसील, जहाँ उस पर्सन को छुपा कर रखा गया, ठीक है, और डिटेन्ड। तो कंसील करना और डिटेन सेम जगह भी हो सकता है और डिफरेंट भी, मोस्टली ये सेम जगह ही होगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास प्लेसेस हैं वो 3 प्लेसेस हैं। नेक्स्ट ऑफेंस आ गया सबसेक्शन 3 में, एनी ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी। तो इसमें 3 ऑफेंसेस हैं। अब इन तीनों ऑफेंसेस के रिलेशन में किस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगी? विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन द ऑफेंस वाज कमिटेड। तो ये जो चीज़ आपको देखने को मिल रही है, ये क्यों मिल रही है? क्योंकि ये जनरल रूल है। जो फर्स्ट सेक्शन था, सेक्शन 197 इस चैप्टर का, उसमें यही चीज़ बोली गई थी कि जो ऑफेंस है वो जनरली कहाँ ट्राई होगा? जहाँ पर कि वो ऑफेंस कमिट हुआ। तो जहाँ पर ऑफेंस कमिट हुआ, हम उस कोर्ट को हमेशा जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड करेंगे। हम उस कोर्ट से जुरिस्डिक्शन ले ही नहीं सकते। जो चीज़ हमें याद रखनी है वो है जो इसके अलावा कोर्ट्स को हम जुरिस्डिक्शन दे रहे हैं। ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि जहाँ ऑफेंस हुआ उस कोर्ट के पास तो जुरिस्डिक्शन हर केस में होगी, ठीक है। तो थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी के केस में भी जहाँ ऑफेंस हुआ सबसे पहले उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है। देन स्टोलन प्रॉपर्टी विच इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऑफेंस वॉज पोजेस्ड बाय एनी पर्सन कमिटिंग इट। तो जो एक्सटॉर्शन, थेफ्ट और रॉबरी से जो प्रॉपर्टी चोरी हुई, ठीक है, स्टील करी गई जो भी प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी को कहाँ लेके जाया गया, ठीक है, किस पर्सन ने उसको पोजेस करा, किसके पोजेशन में थी वो प्रॉपर्टी, तो वहाँ की कोर्ट भी कर सकती है ट्राई। देन बाय एनी पर्सन हु रिसीव्ड और रिटेन्ड सच प्रॉपर्टी, जिस पर्सन ने उस प्रॉपर्टी को रिसीव करा, ठीक है, एक्सेप्ट करा। एक लाइक थीफ है, उसने उस प्रॉपर्टी को चोरी करके दूसरे पर्सन को दे दिया, तो जिस पर्सन ने रिसीव करा, जिस जगह पर रिसीव करा, वहाँ की जो कोर्ट है वो ट्राई कर लेगी। या फिर जिसने रिटेन करा, मतलब उस प्रॉपर्टी को उसने अपने पास रखा, ठीक है, रिटेन करके अपने पास संभाल कर उस प्रॉपर्टी को रखा, तो जो उस पर्सन की जुरिस्डिक्शन की कोर्ट होगी वो भी ट्राई कर सकती है। तो हमारे पास यहाँ पर कितने प्लेसेस हो गए? 4 प्लेसेस हो गए। देन सबसेक्शन 4, एनी ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो सबसेक्शन 4 में 2 ऑफेंसेस हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इन दोनों को कौन सी कोर्ट्स ट्राई करेंगे? सबसे पहला, जहाँ ऑफेंस कमिट हुआ या जहाँ पर जो प्रॉपर्टी है जिसके रिलेशन में ऑफेंस कमिट हुआ है उसको रिसीव किया गया। अदर कोर्ट, जिसने रिटेन करा, वहाँ का एरिया। और वॉज रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न्ड और अकाउंटेड फॉर बाय द अक्यूज्ड पर्सन, जिस पर्सन ने उस प्रॉपर्टी को वापस करना था या उसका कोई अकाउंट देना था कि उसका क्या सारा हिसाब किताब है, तो जहाँ पर वो अकाउंट देना था या प्रॉपर्टी को वापस करना था, उस कोर्ट के पास भी जुरिस्डिक्शन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे पर्सन को दिया संभाल कर रखने के लिए, ठीक है, तो मैं चली गई फॉरेन कंट्री। उसके बाद जब मैं रिटर्न आई तो मैंने उसको ये बोला था कि मैं पंजाब से जा रही हूँ, जब मैं वापस आऊँगी, ठीक है, तो जब मैं वापस आऊँगी तो मैं आगरा में होंगी, तो जो मेरा आगरा वाला घर है तुम वहाँ मुझे इस प्रॉपर्टी को दे के जाना। तो जहाँ ऑफेंस कमिट हुआ वहाँ तो हो गई, जहाँ पर्सन वो रह रहा है जिसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करा, तो वहाँ की कोर्ट ट्राई कर लेगी। और जहाँ उसने उस प्रॉपर्टी को रिटर्न करना था या अकाउंट फॉर करना था, मतलब इन माय केस एट आगरा, तो उस कोर्ट के पास भी जुरिस्डिक्शन होगी। तो इस केस में हमारे पास कितने प्लेसेस हो गए जहाँ पर कि कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है? दीज आर 5 प्लेसेस। सबसेक्शन 5, एनी ऑफेंस विच इंक्लूड्स द पोजेशन ऑफ स्टॉलन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर इन्होंने कोई ऑफेंस नहीं बताया, इन्होंने एक रेजिडुअरी प्रोविजन बता दी कि जहाँ पर भी किसी ऑफेंस में स्टॉलन प्रॉपर्टी रिलेटेड है, ठीक है, कि स्टॉलन प्रॉपर्टी किसके पोजेशन में थी, तब विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन द ऑफेंस वाज कमिटेड, तो पहले तो वो को ट्राई कर लेगी जहाँ पर स्टॉलन प्रॉपर्टी मिली, ठीक है, जहाँ ऑफेंस कमिट हुआ। दूसरा, द स्टॉलन प्रॉपर्टी वाज पोजेस्ड बाय एनी पर्सन हु रिसीव्ड और रिटेन्ड इट नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव इट टू बी स्टॉलन प्रॉपर्टी, या फिर वो कोर्ट कर लेगी ट्राई जिसके प्लेस की जुरिस्डिक्शन में से प्रॉपर्टी बरामद हुई है, ठीक है, किसी पर्सन को नॉलेज थी कि ये प्रॉपर्टी स्टॉलन है या उसके पास रीज़न टू बिलीव था। फॉर एग्जांपल, अगर कोई 2 लाख की प्रॉपर्टी 2000 में बेच रहा है तो रीज़न टू बिलीव है ना कि हो सकता है प्रॉपर्टी चोरी की हो। जो राइटफुल ओनर है वो अपनी प्रॉपर्टी को इतने सस्ते दामों में नहीं बेचेगा, तो किसी पर्सन को नॉलेज भी हो सकती है और रीज़न टू बिलीव भी हो सकता है कि ये जो प्रॉपर्टी है चोरी की हो सकती है।
तो अगर कोई पर्सन इन स्पाइट ऑफ दिस नॉलेज और रीज़न टू बिलीव उस प्रॉपर्टी को पोजेस करता है, अपने कब्जे में रखता है, तो दैट इज़ एन ऑफेंस। तो इसलिए जिस कोर्ट की पोजेशन में उस प्रॉपर्टी को रखा गया वहाँ पर भी हम ऑफेंस को ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑफेंस इज कमिटेड बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, लेटर्स एट्सेट्रा। अब ये भी हो सकता है कि जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक मीन के साथ कमिट हुआ। फॉर एग्जांपल डेफामेशन, तो आपने किसी को ऑडियो भेजी, वीडियो भेजी या टेक्स्ट किया, तो उसके थ्रू ऑफेंस हुआ हो, या आपने लाइक क्रिमिनल इंटिमिडेशन की हो, तो कोई भी ऑफेंस हो सकता है, ठीक है। या फिर जो हमारे वाइट कॉलर क्राइम्स हैं, ऑनलाइन स्कैम्स हैं, तो इस केस में ऑफेंस कहाँ ट्राई होगा। सबसेक्शन 1, एनी ऑफेंस इंक्लूड्स चीटिंग में if the deception is practiced by means of electronic communications or letters or telecommunication messages। तो इन्होंने बोला अगर किसी ऑफेंस में चीटिंग इंक्लूडेड है, इन्होंने ये नहीं बोला कि ओनली द ऑफेंस ऑफ चीटिंग, बट उस ऑफेंस में चीटिंग इंक्लूडेड है। ऑफेंस चीटिंग के अलावा कोई भी हो सकता है में, तो उस केस में इफ़ डिसेप्शन इज प्रैक्टिस, डिसेप्शन मतलब आपने फ्रॉड करा है किसी पर्सन के साथ। अब वो जो डिसेप्शन, जो फ्रॉड किया है वो कैसे किया, तो इट इज़ बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, या लेटर्स के साथ किया आपने, या टेली कम्युनिकेशन मैसेजेस के थ्रू किया। तो कौन सी कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन होगी, सबसे पहले इंक्वायर्ड और ट्राइड बाय एनी कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिसडिक्शन सच इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और लेटर्स और मैसेजेस वर सेंट। तो जिस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में से वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस मैसेज भेजे गए, तो वो कोर्ट ट्राई कर सकती है। और वर रिसीव्ड, जिस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में रिसीव हुए वो भी कर सकती है। मैंने पंजाब में बैठकर, ठीक है, केरला की किसी पर्सन को टेक्स्ट भेजा, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज भेजा, क्या करा उससे, कोई ऑफेंस कमिट किया जिसमें चीटिंग इंक्लूडेड थी और डिसेप्शन हुई। तो अब मैंने पंजाब में भेजा तो पंजाब की कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन होगी, केरला में रिसीव हुआ तो वहाँ के कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन होगी। एंड एनी ऑफेंस ऑफ चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि जो ऑफेंस ऑफ चीटिंग है या डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि डिसऑनेस्टली किसी पर्सन को इंड्यूस करते हो आपकी प्रॉपर्टी आपको दे, तो ये दोनों ऑफेंसेस may be inquired or tried by a court within whose local jurisdiction the property was delivered by the person deceived। तो जिस कोर्ट के जुरिसडिक्शन में उस प्रॉपर्टी को डिलीवर किया गया था वो कोर्ट ट्राई कर लेगी, या फिर जिसकी जुरिसडिक्शन में रिसीव करा गया था बाय द अक्यूज्ड पर्सन, ठीक है, चीटिंग हुई है या लाइक इंड्यूसमेंट रिलेटिंग टू डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी हुई है। तो जहाँ पर प्रॉपर्टी दी और जहाँ पर प्रॉपर्टी ली, दोनों जगहों की जो कोर्ट है उसके पास जुरिसडिक्शन होगी। सबसेक्शन 2, एनी ऑफेंस पुनिशेबल अंडर सेक्शन 82 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। तो जो सेक्शन 82 है ऑफ भारतीय न्याय संहिता दैट डील्स विद बाइगैमी, मतलब आपका जो स्पाउस था, आपके जो हस्बैंड वाइफ थे वो ऑलरेडी लिविंग थे और उनके ज़िंदा होते हुए आपने किसी और से शादी कर ली, तो दैट इज़ द ऑफेंस ऑफ बाइगैमी, दूसरी शादी करना जबकि आपका पहला स्पाउस अभी ज़िंदा है और आपने उससे डाइवोर्स नहीं लिया। तो ये ऑफेंस कहाँ ट्राई हो सकता है, इंक्वायर्ड और ट्राइड बाय एनी कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिसडिक्शन द ऑफेंस वाज कमिटेड, जहाँ पर ऑफेंस कमिट हुआ मतलब जहाँ पर आपने शादी करी, और द ऑफेंडर लास्ट रिजाइडेड विद हिज और हर स्पाउस बाय द फर्स्ट मैरिज, जो उसकी फर्स्ट मैरिज के हस्बैंड या वाइफ थे जहाँ पर उसने लास्ट उनके साथ रिजाइड करा, जहाँ पर भी वो एक साथ रहे, उस प्लेस की कोर्ट भी ट्राई कर लेगी। थर्ड प्लेस, द वाइफ बाय द फर्स्ट मैरिज हैज़ टेकन अ परमानेंट रेजिडेंस आफ्टर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। तो बाइगैमी होने के बाद जो फर्स्ट वाइफ थी उसने जहाँ पर परमानेंट रेजिडेंस लिया तो वो वहाँ पर भी इस ऑफेंस को ट्राई करवा सकती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे थे अमृतसर में, ठीक है, तो उसके बाद जो हस्बैंड है उसने सेकेंड मैरिज कर ली, तो उसने सेकेंड मैरिज करी जलंधर में, तो जहाँ ऑफेंस कमिट हुआ मतलब जलंधर में, वहाँ की कोर्ट ट्राई कर लेगी। जहाँ वो दोनों एक साथ रहते थे ऑफेंस कमिट होने से पहले, फर्स्ट वाइफ और हस्बैंड, दैट इज़ अमृतसर, तो वहाँ की कोर्ट ट्राई कर लेगी। अब दूसरी शादी होने के बाद जो वाइफ है वो वापस चलेगी अपने मायके, दैट इज़ पठानकोट। तो अब वहाँ पर उसने अपना परमानेंट रेजिडेंस बना लिया है कि वो वहीं रह रही है, तो वो पठानकोट की कोर्ट भी बाइगैमी के ऑफेंस को ट्राई कर सकती है। तो बाइगैमी के ऑफेंस में हमारे पास 3 जगहों पर जुरिसडिक्शन आ गई।
नेक्स्ट सेक्शन 203 ऑफेंस कमिटेड ऑन जर्नी और वॉयज। तो अगर कोई ऑफेंस ड्यूरिंग दी कॉन्टिन्यूएंस ऑफ अ जर्नी हुआ है, ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है, तब वो कैसे ट्राई होगा? तो व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड व्हाइल द पर्सन बाय और अगेंस्ट होम, ठीक है, और द थिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ऑफेंस इज कमिटेड इज इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग अ जर्नी और वॉयज, ठीक है। तो आप किसी रास्ते में हैं, जर्नी कर रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं बेसिकली, तो उस ट्रैवल के दौरान वाइल द पर्सन बाय और अगेंस्ट होम, मतलब अक्यूज्ड और विक्टिम दोनों इंक्लूडेड हैं, ठीक है, वो दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, या जिस चीज़ के रिलेशन में ऑफेंस हुआ है वो चीज़ ट्रैवल में है, तो द ऑफेंस में बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अ कोर्ट थ्रू और इनटू हुज लोकल जुरिस्डिक्शन दैट पर्सन और थिंग पास्ड इन द कोर्स ऑफ जर्नी और वॉयज। तो वो कोई भी कोर्ट इसको ट्रायल कर सकती है जिसकी जुरिस्डिक्शन में से वो पर्सन जिसने ऑफेंस किया या वो थिंग जिसके रिलेशन में ऑफेंस हुआ वो गुजरी। जैसे कि आप ट्रेन में बैठे, ठीक है, जहाँ से आप ट्रेन में चढ़े और जहाँ से आप ट्रेन में उतरे उसके दौरान क्या हुआ कि आपका जो सामान था वो चोरी हो गया। अब आपको नहीं पता कि वो जो सामान है वो कहाँ चोरी हुआ, तो जहाँ से आप चढ़े ट्रेन में और जहाँ से आप उतरे उसके बीच में जितनी भी जगहें हैं वो सभी कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन होगी, क्योंकि उन्होंने यही लिखा है ना कि पास्ड इन द कोर्स ऑफ दैट जर्नी और वॉयज, तो आपका उस जगह से गुजरना ज़रूरी है। हमें ये प्रूफ नहीं करना कि इसी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस हुआ था, ठीक है, मैं ट्रैवल कर रहा था, ट्रैवल करते हुए मेरे साथ कोई ऑफेंस हुआ, फॉर एग्जांपल कोई मुझे मारकर चला गया, ठीक है, तो अब वो पता चला बाद में, तो जहाँ पता चला और जहाँ से मैं चढ़ी तो वो हर प्लेस पर वो ऑफेंस ट्राई हो सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 204 प्लेस ऑफ ट्रायल फॉर ऑफेंसेस ट्राइबल टुगेदर। तो ये हो सकता है कि कोई ऑफेंसेस हैं जो एक से ज़्यादा ऑफेंसेस हैं बट वो एक साथ ट्राई होंगे, तो उन केसेस में प्लेस ऑफ ट्रायल क्या होगा? वेयर द ऑफेंसेस कमिटेड बाय एनी पर्सन आर सच that he may be charged with and tried at one trial for each such offence by virtue of the provisions of 242, 243, 244। तो इन तीनों सेक्शंस की वजह से किसी पर्सन ने जो ऑफेंसेस करे हैं वो सेम ट्रायल में उसके अगेंस्ट प्रोसीड होंगे, ठीक है। तो उस केस में हम इसका बी पार्ट भी पढ़ लेते हैं, फिर कंक्लूजन देखते हैं। द ऑफेंस और ऑफेंसेस कमिटेड बाय सेवरल पर्सन्स। तो सब जो ए पार्ट है उसमें क्या है, एक पर्सन ने मोर देन वन ऑफेंसेस कमिट करे हैं, बट वो सारे ऑफेंसेस ड्यू टू दी प्रोविजंस ऑफ 242, 243, 244 एक को ट्राई कर सकती है, या फिर सेवरल पर्सन्स ने, मतलब एक से ज़्यादा लोगों ने ऑफेंसेस कमिट करे हैं जो कि मे बी चार्ज्ड विद एंड ट्राइड टुगेदर बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ 246। तो 246 सेक्शन की वजह से उन सभी पर्सन का सेम ट्रायल चल सकता है, ठीक है। दो चीज़ें ध्यान रखनी है, सबसे जो ए पार्ट है दैट डील्स विद कि एक पर्सन ने एक से ज़्यादा ऑफेंसेस कमिट करे हैं, बी पार्ट बोल रहा है एक से ज़्यादा पर्सन ने सेम ऑफेंसेस कमिट करे हैं बट उनका ट्रायल एक साथ चल सकता है। तो द ऑफेंसेस मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय एनी कोर्ट कंपिटेंट टू इंक्वायर इनटू और ट्राइड एनी ऑफ सच ऑफेंसेस, ठीक है। तो कोई भी कोर्ट जो किसी एक ऑफेंस को भी ट्राई करने के लिए कंपिटेंट है वो कोर्ट इन सभी ऑफेंसेस को ट्राई कर लेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ने एक ऑफेंस कमिट करा और दूसरे पर्सन ने भी वही ऑफेंस कमिट किया, तो अभी एज अ जनरल रूल एक पर्सन का जो ट्रायल है वो अलग चलेगा, दूसरे का जो ट्रायल है वो अलग चलेगा। बट हमारे पास जॉइंडर है इन रिलेशन में सेक्शन 246 में कि अगर एक ही ऑफेंस दो पर्सन ने मिलकर करा तो हम उनका जो ट्रायल है वो एक साथ चला लेंगे। तो इस प्रोविज़न की वजह से दोनों ऑफेंसेस की जो कोर्ट्स हैं वो एक को कोर्ट भी कर सकती है उनको ट्राई और दूसरी कोर्ट भी कर सकती है, क्योंकि दोनों के पास जुरिस्डिक्शन है। देन सेक्शन 205 पावर टू ऑर्डर केसेस टू बी ट्राइड इन डिफरेंट सेशन डिवीजन। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप न्यूज़ पढ़ते हो तो आप इस चीज़ को देखोगे। इसको पढ़ते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द प्रीसीडिंग प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर की अभी तक जो हमने सेक्शंस पढ़े हैं उनमें चाहे कुछ मर्जी लिखा हो, बट द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट that any cases or class of cases committed for trial in any district may be tried in any session division। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बोल सकती है कि ये ऑफेंस या इस ऑफेंस की जितनी भी क्लासेस हैं वो सब
एक डिस्ट्रिक्ट में ट्राई होनी बनती हैं, बट हम उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी और डिस्ट्रिक्ट में। तो ये क्यों होता है? जबकि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, ठीक है, और लाइक कोर्ट के पास सफिशेंट रीजंस होते हैं कि इसका ट्रायल यहाँ पर नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ड्यू टू हिज इन्फ्लुएंस वहाँ पर पॉसिबल है कि कोई जो पर्सन है वो एज अ विटनेस आए ही ना, ठीक है, तो वो ऑफेंस प्रूफ ना हो। तो इन्फ्लुएंशियल पर्सन के केसेस में कोर्ट क्या कर सकती है कि उस एरिया से जो केस है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी दूसरे एरिया में जहाँ पर कि उस पर्सन को कोई इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इन्फ्लुएंशियल पर्सन के केस में ही हो। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ के जो इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ है या जो ऑफिसर्स हैं वो सब उस पर्सन के रिलेटेड हैं, तो इस वजह से भी हो सकता है। तो अगर कोई भी सफिशेंट रीज़न है जिसके बेस पर आपके पास सफिशेंट ग्राउंड टू बिलीव है कि इस पर्सन का जो ट्रायल है वो जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है उसके पास नहीं चलना चाहिए, किसी और कोर्ट के पास उसका ट्रायल चलना चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट उसके केस को ट्रांसफ़र कर सकती है टू सम अदर कोर्ट। ओके, प्रोवाइडेड, अब इसके एक्सेप्शन, such direction is not repugnant to any direction previously issued by the High Court or the Supreme Court under the Constitution or under the Sanhita or under any law for the time being in force। जो स्टेट गवर्नमेंट ये ऑर्डर करेगी ट्रांसफ़र का वो कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं होना चाहिए टू दी ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो कि उन्होंने पहले इशू कर रखा हो, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद दिस सनीता और एनी अदर लॉ। तो मतलब अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कोई पहले ऑर्डर कर रखा है कि इसका ट्रायल यहाँ चलेगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट उसके रिलेशन में ऑर्डर नहीं पास कर सकती। जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास नहीं करा, ओनली देन स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर। देन सेक्शन 206, हाई कोर्ट टू डिसाइड इन केस ऑफ डाउट डिस्ट्रिक्ट वेयर इंक्वायरी और ट्रायल शैल टेक प्लेस। सो इट इज़ पॉसिबल कि एक ऑफेंस कमिट हुआ, अब कई कोर्ट्स के पास उसकी जुरिस्डिक्शन बन रही है, अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सी कोर्ट इसका कॉग्निजेंस ले, तो कौन डिसाइड करेगा, ये इस सेक्शन में बताया गया है। Where two or more courts have taken cognizance of the same offence, एक से ज़्यादा कोर्ट ने एक ही ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले लिया, एंड अ क्वेश्चन अराइजेस एज टू विच वन ऑफ देम ought to inquire or try that offense। अब ये क्वेश्चन उठा कि कॉग्निजेंस तो ले लिया बट ट्राई कौन सी कोर्ट करेगी। अब ये थोड़ी है कि एक ऑफेंस हुआ और उसकी जुरिस्डिक्शन, जैसे कि हमने पहले देखा कि एक जैसे ऑफेंस है उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो 5 कोर्ट्स के पास है, तो अब ये थोड़ी है कि 5 की 5 कोर्ट उसका कॉग्निजेंस ले लेंगी और जो कंप्लेनेंट है वो लाइक विक्टिम है या अक्यूज्ड है, दोनों वो 5 जगह पर पेश हो रहे हैं, 5 जगह पर वो अपनी बेल करवा रहे हैं अक्यूज पर्सनस, और 5 जगह पर विटनेस जाके एविडेंस दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, किसी भी पर्सन का जो ट्रायल है वो एक ही कोर्ट में चलेगा। तो अगर एक से ज़्यादा कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि अब हम में से कौन सी कोर्ट इंक्वायर और ट्राई करेगी, तो इफ़ द कोर्ट्स आर सबॉर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट, अगर वो दोनों कोर्ट सबॉर्डिनेट हैं टू द सेम हाई कोर्ट, फिर जो उनकी हाई कोर्ट है वो डिसाइड करके बता देगी। फॉर एग्जांपल अगर पंजाब में ही 2 डिफरेंट कोर्ट्स ने ले लिया था, तो हम पंजाब की दोनों कोर्ट्स की जो हाई कोर्ट है वो सेम है, दैट इज़ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट डिसाइड करके बता देगी कि जी आप दोनों में से कौन सी कोर्ट है जो ट्राई करेगी। बट इफ़ द कोर्ट्स आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट, अब एक कोर्ट जिसने कॉग्निजेंस लिया दैट इज़ इन पंजाब, बट द अदर कोर्ट जिसने कॉग्निजेंस लिया दैट इज़ इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जो हाई कोर्ट है वो डिफरेंट है और जो पंजाब की हाई कोर्ट है वो डिफरेंट है। तो इस केस में बाय द हाई कोर्ट विद इन हुज लोकल लिमिट्स ऑफ हुज एप्लेट क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन द प्रोसीडिंग्स वर फर्स्ट कमेंस्ड। तो जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में पहले प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हुई थी, तो अगर तो पंजाब की कोर्ट में प्रोसीडिंग्स पहले स्टार्ट हुई थी तो पंजाब की जो हाई कोर्ट है वो डिसाइड करेगी। बट अगर उत्तराखंड के कोर्ट, उत्तर प्रदेश के कोर्ट में पहले स्टार्ट हुई थी तो वहाँ की हाई कोर्ट डिसाइड करके बता देगी कि फिर दोनों में से कौन करेगा। एंड देयरअपॉन ऑल अदर प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट ऑफेंस शैल बी डिसकंटिन्यूड, ठीक है। तो 2 कोर्ट्स थी, हाई कोर्ट ने डिसाइड करके बता दिया कि दोनों में से फॉर एग्जांपल ये वाली कोर्ट जो है ये ट्राई करेगी, तो इस कोर्ट में जितने भी प्रोसीडिंग्स थी वो सारी डिसकंटिन्यू हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। नेक्स्ट सेक्शन 207, पावर टू इशू समन्स और वारंट फॉर ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड लोकल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो अगर आपकी जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड ऑफेंस कमिट हुआ तो फिर आप समन और वारंट कैसे भेजोगे। तो व्हेन अ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, तो यहाँ पर जो समन्स वगैरह भेजने की पावर है वो किसको दी है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को। उनको रीज़न टू बिलीव है दैट एनी पर्सन
विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन हैज़ कमिटेड ऑफेंस आउटसाइड सच जुरिस्डिक्शन, ठीक है, कि उनकी जुरिस्डिक्शन के किसी पर्सन ने उनकी जुरिस्डिक्शन के बाहर कोई ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, which cannot under the provisions of section 197 to 205 or any other law for the time being enforced be inquired or tried within such jurisdiction but is under some law for the time being enforced tribal in India, जो कि वो अपने jurisdiction में तो ट्राई नहीं कर सकते, बट कोई लॉ है जिसके विदिन, जिसके अंडर वो जो लॉ ऑफेंस है वो इंडिया में ट्राई हो सकता है, ठीक है. Then such magistrate may inquire into the offence as if it had been committed within such local jurisdiction. तो हालांकि उनके लोकल जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस में कमिट नहीं हुआ था, बट ड्यू टू सम लॉ वो ऑफेंस इंडिया में ट्राई हो सकता है, तब फिर वो उस ऑफेंस को ऐसे ही ट्राई करेंगे जैसे कि वो ऑफेंस उनके खुद के जुरिस्डिक्शन में कमिट हुआ हो. एंड कंपेल सच पर्सन इन द मैनर हियर इन बिफोर प्रोवाइडेड टू अपीयर बिफोर हिम, और उनकी प्रेजेंस को अपने सामने सिक्योर करने के जो भी प्रोविजंस है, समन्स, वारंट, सब वो उसको एज इट इज़ फॉलो करेंगे जैसे कि वो अपने नॉर्मल केसेस में करते हैं. And send such person to the magistrate having jurisdiction to inquire into or try such offence, या जिस पर्सन के पास उसको, जिन मैजिस्ट्रेट के पास उसको इंक्वायर करने की पावर है, जुरिस्डिक्शन है, उनको भेज देंगे. और इफ सच पर्सन इज नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड सच पर्सन इज रेडी एंड विलिंग टू बेल टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द मैजिस्ट्रेट एक्टिंग अंडर दिस सेक्शन टेक अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर हिज अपीयरेंस बिफोर द मैजिस्ट्रेट हैविंग सच जुरिस्डिक्शन. और अगर वो ऑफेंस डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के साथ पनिशेबल नहीं है और जो अक्यूज पर्सन है दैट इज़ रेडी टू फर्निश बॉन्ड्स और बेल बॉन्ड्स, तो फिर जो मैजिस्ट्रेट है वो उसके बेल बॉन्ड्स ले लेंगे और फिर जिस मैजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन है टू ट्राई दैट ऑफेंस उनको वो भेज देंगे अलॉन्ग विद दी बॉन्ड्स और बेल बॉन्ड्स, ठीक है. सबसेक्शन 2, when there are more magistrates than one having such jurisdiction and the magistrate acting under this section cannot satisfy himself as to the magistrate to or before whom such person could be sent or bound to appear, the case shall be reported for the orders of the high court. तो अब किसी मैजिस्ट्रेट ने ये जो पावर है इसको एक्सरसाइज करा कि कोई पर्सन है जिन्होंने कि उनकी लोकल जुरिस्डिक्शन का पर्सन है बट उसने ऑफेंस कमिट करा आउटसाइड इंडिया, ठीक है, लेकिन वो ऑफेंस इंडिया में ट्राइबल है, तो उन्होंने क्या करा, उस पर्सन के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर लिया, बट वो क्योंकि जुरिस्डिक्शनल तो थे नहीं, तो उन्होंने क्या करना था, उस पर्सन को और उससे जो बॉन्ड्स और बेल बॉन्ड्स लिए हैं उनको जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट के पास भेजना था. बट अब एक से ज़्यादा मैजिस्ट्रेट्स के पास जुरिस्डिक्शन है, तो अब उनको ये नहीं समझ आ रहा कि मैं कौन से मैजिस्ट्रेट के पास भेजूँ इसको, तो उस केस में रिपोर्ट भेजी जाएगी टू द हाई कोर्ट, और फिर जो हाई कोर्ट है वो डिसाइड करके उनको बताएंगी कि वो किस कोर्ट के पास अक्यूज को फॉरवर्ड करें. देन सेक्शन 208, ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, आउटसाइड इंडिया ऑफेंस कमिट हुआ है. व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय अ सिटीजन ऑफ इंडिया वेदर ऑन द हाई सीज और एल्सवेयर, ठीक है, तो इंडियन सिटीज़न ने ऑफेंस कमिट करा है आउटसाइड इंडिया. अब वो हाई सीज़ में भी हो सकता है, जो हमारी हाई सीज़ हैं, पैसिफिक ओशियन है ये सब, और एल्सवेयर कोई भी दूसरी प्लेस जो कि इंडिया में नहीं है, तो या फिर बाय अ पर्सन नॉट बीइंग सच सिटीज़न, तो इंडियन सिटीज़न तो नहीं है बट कोई पर्सन है, मतलब किसी और कंट्री का सिटीज़न है, वो उसने ऑफेंस कमिट किया है ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, किसी शिप पर या जो एयरक्राफ्ट है उस पर जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है. पहली चीज़, इंडियन सिटीज़न ने कमिट किया ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, ठीक है, कोई भी जगह हो सकती है, या फिर किसी पर्सन ने ऑफेंस कमिट करा ऑन द शिप और एयरक्राफ्ट जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो he may be dealt with in respect of such offence as if it had been committed at any place within India at which such person may be found or where the offence is registered in India, ठीक है, तो जहाँ पर भी वो पर्सन इंडिया में पकड़ा जाएगा, ठीक है, तो वहाँ की कोर्ट उसको ट्राई कर सकती है, या फिर जहाँ पर वो ऑफेंस रजिस्टर किया, जहाँ पर उसकी नॉलेज दी गई, फॉर एग्जांपल जहाँ पर उसकी FIR नोट करवाई गई या जहाँ पर उसकी कंप्लेंट फाइल करी गई, तो उस केस में वो जो ऑफेंस है वो कोर्ट उसको ट्राई कर लेगी. अब इसके एग्जांपल क्या है कि हमारा कोई एयरक्राफ्ट था, एरोप्लेन है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, ठीक है, उसमें किसी पर्सन ने ऑफेंस कमिट करा, वो जो पर्सन है वो इंडियन सिटीज़न नहीं है. अब जब वो एयरक्राफ्ट इंडिया में लैंड हुआ तो उसको कस्टम ऑफिसर्स ने पकड़ लिया, उनको पता चल गया किसने ऑफेंस कमिट किया है, तो जहाँ पर वो पकड़ा गया वहाँ की जो कोर्ट है वो उसको ट्राई कर लेगी.
या फिर वो इंसान आ गया, लैंड भी हो गया इंडिया में, बट उसकी जो नॉलेज है कि उस पर्सन ने ऑफेंस कमिट करा वो बाद में पता चली, तो जहाँ पर उसके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करवाई गई या फिर कंप्लेंट इनिशिएट करी गई, तो वहाँ की जो कोर्ट है वो उसको ट्राई कर लेगी, क्योंकि 2 प्लेसेस पे हमने जुरिस्डिक्शन कन्फर करी है। Provided that notwithstanding anything in any of the preceding sections of this chapter, no offence shall be inquired or tried in India except with the previous sanction of the central government। तो इन्होंने बोला कि चाहे पहले हमने प्रीसीडिंग सेक्शन में, इससे पहले वाले सेक्शंस में कुछ मर्जी कहा हो, बट कोई भी ऐसा ऑफेंस इंडिया में ट्राई नहीं होगा जो कि इंडिया से बाहर कमिट हुआ हो, या इन दोनों केसेस में, जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं मिल जाती। अब यहाँ पर जो आपको चीज़ ध्यान रखनी है, ये तो आप याद रख लोगे कि अगर ऑफेंस इस तरह इस केस में कमिट हुआ कि आउटसाइड इंडिया कमिट हुआ, या फिर किसी अदर सिटीज़न ने कमिट करा जो कि इंडियन सिटीज़न नहीं है, बट उसने कमिट कहाँ करा, ओनरशिप और एयरक्राफ्ट दैट इज़ रजिस्टर्ड इन इंडिया, तो आप ये तो याद रख लोगे कि उस पर्सन के अगेंस्ट कोई भी जो कोर्ट है वो इंक्वायरी और ट्रायल नहीं चलाएगी जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं मिलती। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे गए हैं वो है इंक्वायरी और ट्रायल, तो इन्वेस्टिगेशन नहीं लिखा हुआ, तो हम उस पर्सन के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आपसे यही एमसीक्यू पूछा जाएगा कि हम विदाउट द परमिशन क्या नहीं कर सकते, तो वहाँ पे होगा ऑप्शन 1 इंक्वायरी, ऑप्शन 2 ट्रायल, ऑप्शन 3 इन्वेस्टिगेशन और ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपको लगता है कि ऑल ऑफ द अबव सही है, बट ऑल ऑफ द अबव इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है। हालांकि इस केस में ये मैंने ऑप्शन थोड़े गलत बता दिए, बिकॉज इसमें होना चाहिए था कि डी ऑप्शन की ए एंड बी बोथ, क्योंकि इंक्वायरी और ट्रायल दोनों ही सही आंसर्स हैं। सबसेक्शन सेक्शन 209 रिसीट ऑफ एविडेंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो when any offence alleged to have been committed in a territory outside India is being inquired into or tried under the provisions of 208, तो पता चला कि कोई ऑफेंस आउटसाइड इंडिया कमिट हुआ है और हम उसका इंक्वायरी और ट्रायल है वो 208 में चला रहे हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर सही लगे, डायरेक्ट दैट कॉपीज ऑफ द डेपोजिशंस मेड और एग्जिबिट्स प्रोड्यूस्ड आइदर इन फिजिकल फॉर्म और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बिफोर अ जुडिशियल ऑफिसर in or for that territory or before a diplomatic or consular representative of India in or for that territory shall be received as evidence by the court holding such inquiry or trial in any case in which such court might issue a commission for taking evidence as to matters in which such depositions or exhibits relate। तो जो डेपोजिशंस है, मतलब जो भी वहाँ पर एग्जामिनेशन इन चीफ कर रहे हैं, जो भी पर्सन आकर डिपोज कर रहा है वो, और जो भी एविडेंस हमारे पास आ रहा है, तो अगर कोर्ट को लग रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि वो सारा कुछ, वो सारे डेपोजिशंस और जो भी एग्जिबिट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं इन एविडेंस, वो सब जो कॉन्सुलर है या जो कोर्ट जिसको हम कमीशन भेज सकते हैं उनको भेजना रिक्वायर्ड है, उनको पता होना चाहिए उसके बारे में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे बोल सकती है कि आप ये सारे जो डेपोजिशंस हैं और एग्जीबिशंस हैं उनको फॉरवर्ड कर दीजिए। तो इसके साथ हमारा चैप्टर 14 ख़त्म हो गया। कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15 के साथ। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बट बहुत सारे लोग इसको बहुत इजी ले जाते हैं, तो इसको इजी नहीं लेके जाना। ये है इजी समझने में, बट इसको अच्छे से याद रखना है, किस ऑफेंस में किस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप विदाउट जुरिस्डिक्शन किसी ऑफेंस को ट्राई कर लोगे और उसके साथ किसी पर्सन को जो अक्यूज्ड है उसको प्रेजुडिस हो गया, तो वो सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो वॉइड भी हो सकती हैं। तो इसलिए इट इज़ रिक्वायर्ड कि आप जो भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करें वो जुरिस्डिक्शनल कोर्ट में ही इनिशिएट करें। सो थैंक यू सो मच गाइस।